बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट बी का में आप इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम। डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम, यह पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम जो है कि देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रल को हम लिमिट ऑफ सम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन? लेट एफएक्स let fx be a single valued continuous function, be a single valued continuous function. Defined in the interval a, open interval a to b. Defined in the interval a comma b, open interval where a is less than b. तो डिफिनिट इंटीग्रल डिफाइन कैसे होता है? जो है डिफिनिट इंटीग्रल, एक्चुअल में डिफिनिट इंटीग्रल डिफाइन होता है एरिया अंडर द कर्व y बराबर fx between a and b. We define the interval, we define the definite integral, we define definite integral defined as a to b fx dx is equal to area under the curve y बराबर fx between a and b. area under the curve y बराबर fx between a and b. अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें ग्राफ पे जाना पड़ेगा और ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। और इस तरह से मान लीजिए कर्व है आपका जो है, इस तरह से कर्व है, यह कर्व है वाई बराबर एफ एक्स। क्या करते हैं कि पूरे ए टू बी मान लेते हैं, यहाँ पर जो है कि ए है, इस पॉइंट पर ए है, और पूरे इंटरवल को जो है कि हम छोटे छोटे स्ट्रिप पे डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर बी है, मानते हैं कि बी है, और स्ट्रिप की जो लेंथ रखेंगे वह इक्वल लेंथ रखेंगे, और वह लेंथ मान लेते हैं यच है, यच लेंथ सपोज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह ए है,
तो यह हो जाएगा ए प्लस एच। इसी तरह दूसरा स्ट्रिप बना लेते हैं, इसकी भी लेंथ जो है कि वही रखेंगे एच। इसी तरह से जो है हम लोग लास्ट में जो है कि एक स्ट्रिप बना लेते हैं यहाँ पर, और मान के चलते हैं कि यह है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। और यहाँ पर बी जो लास्ट पॉइंट है बी बराबर ए प्लस एन इंटू एच। हम पूरे ए से बी तक के इंटरवल को एन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स लेंगे। इक्वल पार्ट एच इंक्रीमेंट लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बी तक पहुंच जाएंगे, बी बराबर ए प्लस एन इंटू एच। अब देखिए हमें फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व। पहले स्ट्रिप को देखिए, पहले स्ट्रिप का जो स्ट्रक्चर है वह अगर हम यहाँ तक इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो यह हमें एक रेक्टेंगल मिल जाता है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का मिलता है, हालांकि ट्रायंगल नहीं कहेंगे कंप्लीटली, लेकिन यह एक ट्रायंगल की भांति है। इस तरह दूसरा देखिए, दूसरे स्ट्रिप को अब आप यहाँ से जो है कि ज्वाइन कर दीजिए, ये यहाँ पर। इसी तरह इस स्ट्रिप को देखिए यहाँ पर, यहाँ तक मिला दीजिए आप। तो आप पाएंगे, मान लीजिए इसका नाम नेमिंग हम कर दें, मान लीजिए यह इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर, और हम यहाँ पर यस दे देते हैं। और यहाँ जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं कैपिटल टी, और इसे हम जो है कि यम दे देते हैं, इसे यन दे देते हैं। और यहाँ पर जो यह है इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देंगे। इसका नेमिंग जो है कि आप रख दीजिए इसका नाम आप रख दीजिए जी एच। और यहाँ पर रख दीजिए आप जो है यू, और यहाँ पर रखिए वी डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल मिलता है, इस ट्रायंगल को हम जो है कि A1 बोल देते हैं, इस ट्रायंगल को A2 बोल देते हैं, और इस ट्रायंगल का नाम जो है कि AN रख देते हैं। पूरी एरिया को हम A1 कर देते हैं। और यहाँ जो ये छोटा सा पार्ट है इसको जो है कि आप जो है कि E1 बोल लीजिए, और इस पार्ट को जो है E2 बोल लीजिए, और इस पार्ट को जो है कि आप जो है कि EN बोल दीजिए। अब देखते हैं हाइट। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट, यह जो हाइट है इस हाइट को भी हम अलग से देख लेते हैं। यह हाइट हो जाएगी आपकी एफ ए। और यहाँ वाली जो हाइट है इस हाइट को देखिए जरा, तो यह हाइट आपको मिलती है एफ ए प्लस एच। और इसी तरह से यह जो हाइट होगी आपकी जो है, यह होगी एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यहाँ वाली हाइट जो है कि ऑब्वियस है कि यह होगी फंक्शन ऑफ ए प्लस एन इंटू एच। और यहाँ वाली हाइट होगी आपकी फंक्शन ऑफ ए प्लस टू एच। यह जो हाइट है आपकी जो है यह हो जाएगी एफ ए प्लस टू एच। तो एरिया अंडर द कर्व, अगर हमें ए से बी तक वाई बराबर एफ एक्स के अंडर अंडर में एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे। ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर एस, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, और प्लस यह अपर पार्ट में जो है इसके एक ट्रायंगल नुमा एरिया है जिसे हम E1 बोल दे, हमने बोल रखा है, उसको जोड़ देंगे। पहली स्ट्रिप की एरिया हो गई। इसी तरह हम दूसरे स्ट्रिप की एरिया निकालेंगे, ए टू प्लस कैपिटल ए टू प्लस ई टू
सिमिलरली करके आगे हम बढ़ते जाएंगे ए थ्री प्लस ई3 और इसी तरह ए एन प्लस ई एन। यहाँ टोटल एरिया आपकी जो है कि अंडर द कर्व कैलकुलेट हो जा रही है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट डिवाइड द इंटरवल इनटू एन इक्वल पार्ट्स विद द लेंथ ऑफ एच। तो नाउ एक लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे जो है कि देखिए, लेट फर्स्ट वी डिवाइड द इंटरवल ए कामा बी इंटू एन इक्वल पार्ट्स, एन इक्वल पार्ट with length h, with length h, such that nh बराबर n इंटू एच बराबर d माइनस ए। पहला यह जो एरिया आपने कैलकुलेट किया था, तो नाउ देखिए बाय द ग्राफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन है यह हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ द सेकेंड स्ट्रिप, यह होगा एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप, एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप प्लस सो वन, इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे एरिया ऑफ nth स्ट्रिप। अब इनको जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो a1 प्लस ई1 एरिया ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप हो गया। ए1 रेक्टेंगुलर पार्ट है और ई1 जो है कि उसके ऊपर जो है कि इस रेक्टेंगल के ऊपर ए1 के ऊपर एक पार्ट है, देखिए यहाँ पर यह पार्ट है आपका, सॉरी यह वाला पार्ट है। यह वाला पार्ट है और यह रेक्टेंगुलर पार्ट है आपका। इसी तरह से इसमें भी है, देखिए इसमें भी है, यह छोटा सा पार्ट है आपका जिसे हमने E2 नाम दे रखा है। और यह वाला पार्ट है पूरा 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 एरिया A2 यह है। और सिमिलर वे में जो है कि आप देखिए यहाँ पर भी जो है कि एक एरिया पार्ट है यह जो है nth स्ट्रिप में भी हमें एक पार्ट मिलेगा। nth स्ट्रिप पे यह पार्ट जो है कि आपका और यह पार्ट, इस तरह से यह पार्ट जो है कि आपका ए एन, इसके कंप्लीट एरिया निकालना है तो ए एन प्लस ई एन। यहाँ पर ई एन जो है कि है कितना देख लीजिए, हाँ गलत बन गया है, यह वाला पार्ट जो है कि ये वाला पार्ट है ई एन। तो सबको हम वन बाई वन ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पर प्लस ए2 प्लस ई2 प्लस ए3 प्लस ई3 प्लस सो ऑन nth स्ट्रिप की लेंथ जो है एरिया यह होगा आपका ए एन प्लस ई एन।
करिए क्या कि रेक्टेंगल जितने हैं उनको एक साथ कर लीजिए। जो रेक्टेंगुलर एरिया है उनको एक साथ कर लीजिए, सभी स्ट्रिप की रेक्टेंगुलर एरिया को एक साथ करिए। और साथ में उस रेक्टेंगल के ऊपर जो स्मॉलर पार्ट है उसको एक साथ रखिए, उनकी एरिया को एक साथ रखिए। E1 प्लस E2 प्लस E3 En। अब इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, जो है कि देखिए इस एरिया को कैलकुलेट करना हो तो देखिए आपका जो है कि पहला जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल PQRS, PQRS की एरिया निकालना हो तो इसकी चौड़ाई जो है कि h है और हाइट देखिए f है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इसकी एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रीथ, h इंटू f है। इसी तरह A2 देखिए, जिसको हमने नेमिंग दिया है QMNS, QMNS को देखेंगे तो यह होगा h, इसकी चौड़ाई, क्योंकि सभी की चौड़ाई जो है कि सेम है। इसका हाइट जो है कि आपको मिलेगा FA प्लस एच। इसी तरह से आप अगर nth वाले को कैलकुलेट करेंगे AN, तो देखिए h इंटू फंक्शन, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई जो है कि आपको मिलेगी A प्लस N-1 इंटू एच प्लस यह पार्ट रखिए E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन En। अब जो रेक्टेंगल की एरिया है उसको एक साथ आप जो है कि उसमें एच देखिए सब में कॉमन है, एच को बाहर एक साथ ले लीजिए और ब्रैकेट में जो बचेगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस टू वन एफ इन द ब्रैकेट ए प्लस N-1 इंटू एच प्लस E1 प्लस E2 प्लस सो वन प्लस En। यह आपका जो है कि एरिया, जब हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं तो इस तरह से जो है कि हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन इसमें है क्या, इसमें यह एरिया जो है कि हमारे लिए अननोन है। इस एरिया को नेगलेक्ट किया जा सकता है अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ा दें, या इनकी जो साइज है, विथ है, चौड़ाई है, एच जिसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है, एच को अगर हम कम कर दें, तो जब हम नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाएंगे तो एच साइज जो है, एच जो है, इसकी जो चौड़ाई है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाएगी। और जब नंबर ऑफ स्ट्रिप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो साइज एच छोटी हो जाएगी, और एच साइज छोटी होने से जो रेक्टेंगल के ऊपर जो एरिया आ रही है E1 E2 E3 En, ये बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे, लगभग लगभग जीरो की तरफ टेंड कर जाएंगे। तो फॉर मोर एक्यूरेसी हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि फॉर मोर एक्यूरेसी when we take very large n, very large n, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप हम बढ़ा रहे हैं वेरी लार्ज n, दैट इज n टेंस टू इंफिनिटी। तो होगा क्या, देन h टेंस टू जीरो, h जीरो की तरफ चला जाएगा, एंड nh टेंस टू b माइनस a। फर्दर जैसे ही आप लार्ज एन लेंगे तो स्ट्रिप साइज छोटी होगी, और फर्दर जो है जो है, जो ये इरर वाले पार्ट हैं, जो एरिया जो है कि एरिया हमें अननोन एरिया है E1 प्लस E2 प्लस सो वन प्लस En, ये जीरो की तरफ टेंड कर जाएंगे, इसका मतलब यह जीरो हो जाएगा। जैसे इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यानी लिमिटिंग फॉर्म लेते हैं, तो उस केस में हमको जो है कि यह एक्सप्रेशन
ए टू बी जो यह इंटीग्रल है उसका फॉर्मेट इस तरह से मिलेगा, लिमिटिंग फॉर्म में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिटिंग केस में एल लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच इन द ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h so on plus f in the bracket a plus n minus 1 into h। यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि यह किस कंडीशन के अंतर्गत है। when n टेंस टू इंफिनिटी, तो होगा क्या, when n टेंस टू इंफिनिटी h टेंस टू 0 and nh टेंस टू b माइनस a। अब इसी को देखिए, हमने n पर कंडीशन दे दिया, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, n पर कंडीशन ना देकर जो है कि आप इसे n पर कंडीशन ना दे करके आप जो है कि n पर कंडीशन ना देकर आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इन द ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो आपके पास यहाँ पर जो है कि ये दो फार्मूले बन जाते हैं, आप दोनों फार्मूले में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर कंडीशन देनी पड़ेगी, व्हेन एच टेंस टू 0, तो होगा क्या, एन टेंस टू इंफिनिटी एंड एन एच टेंस टू बी माइनस ए। तो यहाँ पर आपको दोनों फार्मूले मिलते हैं, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। एक फार्मूला यह मिलता है आपको जो है कि दूसरा फार्मूला आपको यह मिलता है, आप लिख करके ओ आर आर इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने जो है कि अप्लाई क्या क्या किया, तो देखिए पहले जो है कि हमने एक फंक्शन लिया। फंक्शन की कंडीशन क्या थी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, यह फंक्शन जो है कि सिंगल वैल्यूड था, पहली कंडीशन। फिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, ओपन इंटरवल ए बी के अंतर्गत डिफाइन था। फंक्शन कंटिन्यूअस था, सिंगल वैल्यूड, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर में डिफाइन था। हमें इंटीग्रल फाइंड करना था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, डिफिनिट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हम जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, यह एरिया अंडर द कर्व y बराबर एफ एक्स बिटवीन ए एंड बी, यानी एक्स एक्सिस पर ए और बी के बीच में उस फंक्शन के अंतर्गत, उस ग्राफ के अंतर्गत जो भी एरिया आती है उसका, उसके बराबर जो है कि यह इंटीग्रल होता है। ऐसे केस में जब हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक
एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है एक्स ए से बी तक का जो इंटरवल है उसे n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। n इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए देखिए आप इक्वल लेंथ लेंगे। हमने मान लिया यहाँ पर कि लेंथ h है। पहला हमें स्ट्रिप मिलता है पी क्यू आर एस टी। इसमें से हमने आर और एस को मिला दिया, माने आर से परपेंडिकुलर लाइन जो है कि टी क्यू कर ड्रॉ कर दिया तो एक रेक्टेंगल मिल गया। और रेक्टेंगल के ऊपर एक छोटा सा पार्ट जो है कि मिला है जिस एरिया को जो कि आर टी एस के नाम से है, जो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है हालांकि वह रेक्टेंगल है नहीं। इस एरिया को हमने E1 नाम दे दिया और रेक्टेंगल वाले पार्ट को A1 दे दिया। यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल की अगर हाइट की बात किया जाए तो हाइट जो है कि इस ए पॉइंट पर एफ ए मिलता है। तो इसकी एरिया हम निकाल सकते हैं, इसकी एरिया A1 की यह एरिया हो जाएगी एच इंटू एफ ए। इसी तरह से E1 जो है कि आप चूंकि उसका शेप नहीं क्लियर है तो इसलिए E1 को E1 ही रहने दीजिए। वह मिनिमाइज करने के दौरान एरर के रूप में हम उसको रिड्यूस करेंगे। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा जो है कि स्ट्रिप बनता है क्यू एम एन एस और इसका रेक्टेंगुलर पार्ट क्यू एम एन एस है जिसकी हाइट जो है कि एफ ए फंक्शन ऑफ ए प्लस एच है। यह इसकी हाइट है फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। यह पहले स्ट्रिप की हाइट है, यह दूसरे की है, यह तीसरे की हाइट है, यह एन एच वाली हाइट है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए A2 कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, एच से मल्टीप्लाइड कर दिया क्योंकि सभी स्ट्रिप की जो लेंथ है इसे स्ट्रिप की लेंथ जो है कि सेम है जो कि एच के रूप एच लिया गया है। तो आप जो है कि इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे A2 को। A2 की एरिया क्या होगी, एच इंटू एफ ए प्लस एच। इसी तरह AN की एरिया देखिए, AN का यह पार्ट जो है कि एक्स्ट्रा वाला पार्ट है आपका जिसे हमने EN नाम दे दिया है। और यह रेक्टेंगुलर पार्ट नीचे है GH VU। तो इस एरिया को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वी डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू n इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जो है। और साथ में इसकी लेंथ जो है कि विथ लेंथ एच, विथ इक्वल पार्ट्स विथ लेंथ एच ले लिया। और इस तरह से डिवाइड किया है कि जो लास्ट वाला पॉइंट है वह बी बराबर ए प्लस एन एच हो जाए, यानी एन एच बराबर बी माइनस ए होगा। अब एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले की एरिया कैलकुलेट करिए, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ द सेकंड, एरिया ऑफ द थर्ड, एरिया ऑफ द nth स्ट्रिप। तो बाय द ग्राफ हम देख सकते हैं कि पहले स्ट्रिप की एरिया A1 प्लस E1 है, दूसरे स्ट्रिप की एरिया A2 प्लस A2 प्लस E2 है, पहले की एरिया A1 प्लस E1 है, तीसरे की एरिया A3 प्लस E3 है। इसी तरह nth स्ट्रिप की एरिया AN प्लस EN है। सभी रेक्टेंगल जो A1 A2 A3 AN है ये रेक्टेंगल है, इनको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। और जो हर रेक्टेंगल के ऊपर एक पार्ट है, स्मॉलर पार्ट है, उसकी एरिया को एक साथ कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद देखिए रेक्टेंगल की एरिया हम निकालेंगे एच इंटू एफ ए पहले का, दूसरे का एच इंटू एफ ए प्लस एच। सिमिलरली nth स्ट्रिप की रेक्टेंगल की एरिया एच इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है। तो इस एरिया को कैलकुलेट इस तरह से कर लिया हमने। अब इसमें एच कॉमन है तो इसको एच बाहर कर लिया और साथ में यह जो एरिया है इसको यहाँ पर अलग से रख दिया। यहाँ पर यह हमने n इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ए टू बी एफ एक्स डी एस डिफिनिट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एस को कैलकुलेट किया है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि एरिया तो हम जो है कि केवल रेक्टेंगल का ही निकाल पा रहे हैं। इन हर एक रेक्टेंगल के साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट है जो E1 E2 EN के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है, उसकी एरिया क्या होगी वह एज ईरर के रूप में आएगा। अब उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मिनिमाइज करने के लिए देखिए जैसे ही नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाएंगे यानी लार्ज एन लेंगे तो साइज छोटी करनी पड़ेगी। और साइज इतना बढ़ा दें, एन की वैल्यू इतनी ज़्यादा कर दें, एन इन्फिनिटी यानी लार्ज नंबर में कर दें, एन स्ट्रिप नंबर ऑफ स्ट्रिप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उस केस में उसकी जो विथ है, चौड़ाई है, वह 0 के करीब चली जाएगी। जैसे ही 0 के करीब चली जाएगी तो आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में यह जो छोटा सा पार्ट है RTS या SNT, ये जो पार्ट है ये बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे, इनकी एरिया मिनिमम से मिनिमम हो जाएगी और ऐसे केस में लगभग लगभग 0 की तरफ टेंड कर जाएंगे। तो यह जो आपका सम है यहाँ पर, ये जो सम है दैट विल बी गो टू
जीरो, ये जीरो हो जाएगा। कब? जब नंबर ऑफ स्ट्रिप आप बढ़ाएंगे, यानी स्टेप साइज को छोटा करेंगे, यानी स्ट्रिप जो रेक्टेंगल है उनकी चौड़ाई कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जो है वेरी वेरी स्मॉल कर देंगे। उस केस में जो एरिया आ रही है जो एरर के रूप में, वह जीरो हो जाएगी। और जैसे ही ये जीरो होगा तो लिमिटिंग केस में हम जो है कि मोर एक्यूरेट एरिया अंडर द कर्व हम प्राप्त कर पाएंगे, जो लिमिटिंग फॉर्मेट में होगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एच इंटू फंक्शन ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच फंक्शन ऑफ ए प्लस टू एच डॉट 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 फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यहाँ पर आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि वेन एन टेन टू इन्फिनिटी, एन टेन टू इन्फिनिटी, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीप जब लार्ज कर देंगे तो उस केस में जो विथ है वह जीरो हो जाएगी, और साथ में जो एन एच है वह बी माइनस ए के तरफ टेंड कर जाएगा। यानी हमें जो एंडिंग पॉइंट है वह बी पर जाके रुक जाना है। अब आप जो है कि या तो एन टेन टू इन्फिनिटी लिमिटिंग फॉर्म में एन पर लिमिट दे दीजिए, या तो एच पर लिमिट दे दीजिए। एच पर लिमिट देंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और सेम एक्सप्रेशन वही रहेगा यहाँ पर। और साथ साथ जो है कि फिर वही कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, व्हेन एच टेंस टू जीरो, यानी आप पहले एच को जीरो करना चाहते हैं, स्टेप साइज को कम करना चाहते हैं, तो ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, और साथ साथ जो है कि एन एच टेंस टू बी माइनस ए। ये दो मेन फार्मूले हैं, सभी के सभी प्रॉब्लम इसी फार्मूले पर बेस्ड रहेगा। तो दोस्तों अगली क्लास में हम जो लेक्चर 2 में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस पर जो है कि कुछ डिफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन देखेंगे, जिसे हम लिमिट जिसे हमें जो है कि एज ए लिमिट सम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमने जो है कि एक फंक्शन लिया, कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन लिया, उसके इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड किया, एरिया अंडर द कर्व कर्व निकाला, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हर स्ट्रिप को रेक्टेंगल के रूप में देखा, और उसके अपर पार्ट को अलग से हमने रखा, जिसे मिनिमाइज किया, माने जीरो करने का प्रयास किया। और यह करके हम जो है कि फाइनली जो है कि दो फार्मूला प्राप्त करते हैं। एक फार्मूला यह हो गया, फार्मूले के तौर पर यूज किया जाएगा। दूसरा दूसरा का सेम फार्मूला है, केवल लिमिटिंग लिमिट इसमें एन पर दे दी गई है, इसमें एच पर दे दी गई है। तो कभी कभी आप एन इस पहले वाले को भी यूज कर सकते हैं, कभी दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में हम लेक्चर 2 में इस पर प्रॉब्लम देखेंगे, और इसके लिए हमने सीट नंबर 1, देखिए सीट नंबर 1 नाम से जो है कि प्रॉब्लम का कलेक्शन रखा है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं। टोटल जो है कि इसमें 12 क्वेश्चन हैं, जो है कि जिसे हम अगली क्लास में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास इसी पर कंप्लीट होती है।